काइनेज का ठीक है। बीटा सेल्स स्टार्ट। के अंदर ग्लूकोकाइनेज का क्या काम होता है? ग्लूकोकाइनेज का काम होता है कि इसने इंसुलिन की जो सी है वो स्पेसिफिक टाइम पे उसने सिक्रीशन करवानी होती है। ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पे काम करता है कि हम इसने देखना होता है कि हमारे पास कितना ग्लूकोज इसके अंदर उस वक्त प्रेजेंट है बीटा सेल्स के अंदर, और इंसुलिन की सिक्रीशन ये कब करवाएगा। उसके बाद फिर लिवर के अंदर क्या काम होता है? इन द लिवर द एंजाइम फैसिलिटेट्स ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन। अच्छा सॉरी, मैं दरम्यान में जो पॉज लेती हूँ वो मेरा गले का जरा प्रॉब्लम हो जाता है। इन द लिवर एंजाइम फैसिलिटेट्स ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया। अब लिवर के अंदर ये एंजाइम कब काम करता है? अब किसकी वीडियो ऑन है? मेरी तो नहीं ऑन। इन द लिवर एंजाइम फैसिलिटेट्स ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया। अब लिवर सेल्स के अंदर ये कब काम करेगा? जब लिवर सेल्स के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर यानी कि एक्सेसिव कंडीशन है किसी चीज की, और ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन लिवर सेल्स के अंदर ज्यादा हो जाती है तब ये जो है ये काम करता है। ग्लूकोकाइनेज ये तब फंक्शन करता है और उसकी जो है वो उसको रिमूव करता है। डिस्पाइट द पॉपुलर बट मिसलीडिंग नेम ग्लूकोकाइनेज, द शुगर स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम इज सिमिलर टू दैट ऑफ हेक्सोकाइनेज। अच्छा ये अगला पॉइंट है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोकाइनेज ने जो है वो फॉस्फोराइलेशन करवानी होती है ग्लूकोज की। अब जब इसे पता चला है कि लिवर के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, यानी कि ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो ग्लूकोकाइनेज जो है वो जल्दी जल्दी फॉस्फोराइलेशन करवाना शुरू कर देगा ग्लूकोज की, ताकि जो ग्लूकोज जो यानी कि जो मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया की जो कंडीशन है वो एलिवेट हो रही है, वो खत्म होता जाए। क्योंकि ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में और ग्लूकोज में दोनों में बहुत फर्क है। जब ग्लूकोज ही ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ग्लूकोज की जो कंसेंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। फिर आ रहा है डिस्पाइट द पॉपुलर बट मिसलीडिंग नेम ग्लूकोकाइनेज द sugar specificity of enzyme is similar to that of other hexokinase isozymes। दोनों जो है वो एक ही ग्रुप के आइसोजाइम्स हैं। दोनों की जो शुगर स्पेसिफिसिटी है इनमें जो सिमिलर जो है शुगर स्पेसिफिसिटी, यानी कि वो अब हेक्सोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, तो ग्लूकोकाइनेज जो है वो भी ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवा सकता है। यानी कि इनके अंदर जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट दोनों के स्पेसिफिक नहीं है। दोनों के जो सबस्ट्रेट हैं, जो दोनों की शुगर्स हैं, वो मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट लाइन। For example, it has a much higher km requiring a higher glucose concentration for half saturation। अब ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे। वहां पे था, इसका डिफरेंस ये था, हेक्सोकाइनेज में ये था कि हेक्सोकाइनेज की केएम वैल्यू जो थी वो कम थी, यानी कि उसकी अफिनिटी ज्यादा थी। यानी अगर वहां अफिनिटी ज्यादा होने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास ग्लूकोज सेल्स के अंदर कम भी प्रेजेंट है तो ये कम प्रेजेंट है तो मैं इनके साथ बाइंड नहीं कर सकता, उसकी अफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी उसी तरीके से बाइंड कर रहा है ग्लूकोज के साथ। लेकिन यहाँ पर केएम की वैल्यू ज्यादा है, और केएम का मैंने बताया था कि अफिनिटी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर केएम ज्यादा है तो अफिनिटी कम हो जाएगी, कि यानी कि इससे स्पेसिफिक जो है इसे हायर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन रिक्वायर होगी। अगर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा नहीं होगी, अगर थोड़े ग्लूकोज है तो अफिनिटी तो इसकी पहले ही कम है। एक तो पहले ही चीज की अफिनिटी कम है, पहले ही वो बाइंड करने की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी एबिलिटी है वो पहले ही कम है, ऊपर से ग्लूकोज कंसेंट्रेशन भी कम है, तो जो बिल्कुल है वो मतलब यानी कि ये ग्लूकोज से बाइंड नहीं कर सकेगा। इसलिए इसकी स्पेसिफिक कंडीशन यही होती है कि इसे ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा चाहिए होती है। उसके बाद फिर आगे दस ग्लूकोकाइनेज फंक्शंस ओनली व्हेन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द हेपेटोसाइट इज एलिवेटेड। अब यही बात की हुई है कि जैसा पीछे वाली बात में हेपेटोसाइट का यहाँ पे वर्ड भी आ गया, ये जो हेपेटोसाइट है ये वही लिवर पैरेंकाइमल सेल्स है। ये जैसे पीछे जैसे बात की थी कि जब लिवर सेल्स के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन का मतलब है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो यहीं पे बात की है कि ग्लूकोकाइनेज तभी इसलिए ग्लूकोकाइनेज लिवर के सेल्स के अंदर इसलिए प्रेजेंट होता है कि जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो, यानी कि जैसे ही ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो ग्लूकोकाइनेज जो है फटाफट से ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवा दे और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल की तरफ ले आए, कम कर दे। सच एज ड्यूरिंग द brief period following consumption of carbohydrate rich meal,
when high levels of glucose are delivered to the liver via portal vein. अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शुगर का पेशेंट है तो ये सब तभी उन्हीं के लिए हो रही है, बात की ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एकदम से ज्यादा हो गई है। अगर मतलब यहाँ पे सिंपली बात देखी हुई है, अगर हम कोई मीठी चीज खाते हैं, अगर आपने डिनर के बाद कोई डिजर्ट खाया, आपने कोई आइसक्रीम खाई है, कोई चॉकलेट खाई है, तो एकदम जो उनसे सेल पे पहले आपकी सेल जो नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट थे, नॉर्मल काम कर रहे थे, आपने एकदम से उनसे इतनी मीठी चीज खा ली है, एकदम से सेल के ऊपर बर्डन आ गया। अब ऐसा नहीं है कि सेल जो उनसे हमारे सेल्स ऐसे हैं एकदम से बर्डन आ गया तो एकदम से वो खराब हो गए। हर चीज के अंदर नेचुरली तौर पे मैकेनिज्म है उनको डिफेंड करने का, उस सिचुएशन को ओवरकम करने का। तो लिवर सेल के अंदर इस सिचुएशन को ओवरकम करने का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट है। जब कोई हम शुगरी फूड जो है उसकी कंजप्शन कर रहे हैं, जैसे ही हमारे लिवर सेल्स के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन एलिवेट करेगी, ज्यादा होगी, ग्लूकोकाइनेज जो है वो स्टिमुलेट होगा, ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा और ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम कर देगा। उसके बाद फिर है ग्लूकोकाइनेज हैज अ हाई वीमैक्स। अब ये एक और डिफरेंस आ गया, ग्लूकोकाइनेज जो सा है इसका हाई वीमैक्स होता है, जबकि हेक्सोकाइनेज का लो वीमैक्स होता है। लो वीमैक्स और हाई वीमैक्स का क्या मैंने बताया था कि जिस स्पीड के साथ, जिस जल्दी के साथ, जिस एफिशिएंसी के साथ ये बाइंड करने की एबिलिटी होती है वो होती है। अब ग्लूकोकाइनेज जो है इसकी एबिलिटी जो सी है वो ये वीमैक्स के साथ जल्दी जल्दी यानी कि इसके ग्लूकोज से बाइंड करने की एबिलिटी वो बहुत ज्यादा है। और इसलिए तो लिवर के अंदर ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है। अगर हम कहते हैं कि लिवर के अंदर हेक्सोकाइनेज क्यों नहीं प्रेजेंट, अगर लिवर के अंदर हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट होता तो उसकी तो वीमेक्स जो है वो वैल्यू ही कम है। अगर एकदम से हम कोई मीठी चीज खाते हैं, हमारे लिवर के अंदर ब्लड आता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती, तो वो एकदम से उस सिचुएशन को हेक्सोकाइनेज डील ना कर पाता। उसकी एबिलिटी अफिनिटी जैसे जो उसकी एफिनेशन एबिलिटी है वो तो ज्यादा है, लेकिन उसकी वीमेक्स जो वैल्यू है यानी कि उसकी जल्दी जल्दी बाइंड करने की एबिलिटी है वो कम है। इसलिए ग्लूकोज लिवर के अंदर स्पेसिफिकली जो है वो ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट है, उसकी जो जल्दी जल्दी बाइंड करने की एबिलिटी है वो ज्यादा होती है। उसके बाद फिर दिस प्रिवेंट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम entering the systematic circulation of following a carbohydrate rich meal. This minimizes hyperglycemia during the absorptive period. अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या चीज होती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन वो चीज, वो वाला ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे अंदर लिवर के अंदर पहले आया फूड, हमने एक फूड लिया, हमारे लिवर के अंदर वो ब्लड आ गया, एनर्जी वहां से आई, लिवर के अंदर से हमारे जो से वो क्लैरिफिकेशन वो हुई। लिवर का काम क्या होता है? ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाना। ब्लड की फिल्ट्रेशन होने के बाद लिवर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तमाम टिश्यूज की तरफ, तमाम सेल्स की तरफ जाना होता है, जो एनर्जी लेकर जा रहे होते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेटिव ब्लड होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है तमाम टिश्यूज को, सेल्स को, उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। अब लिवर से ही जो है हमारे पास ग्लूकोज की हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन को कंट्रोल कर लिया गया। हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन उनसे लिवर से कंट्रोल हो गई, इसलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो ब्लड क्या है, वो नॉर्मल है। अगर वहां से ब्लड हमने हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो भी ऐसा ब्लड लेके जाएगा जिसके अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, और वो भी फिर ऐसा आगे हमें सेल्स को, टिश्यूज को, सारे सेल टिश्यूज ऐसा ब्लड प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। हमारे सेल्स जो है वो एक साथ इतना सारा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आगे सीवियर कंडीशन में जाने से पहले ही लिवर के अंदर जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म पहले से ही मौजूद है ग्लूकोकाइनेज की फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ग्लूकोकाइनेज एक्टिविटी इज नॉट डायरेक्टली इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज। अब ये इसके अंदर एक और डिफरेंस आ गया, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज की जो है एबिलिटी, सिक्रेशन की जो एबिलिटी है वो इनहिबिट होती है उसके अपने प्रोडक्ट से। उसका प्रोडक्ट कौन सा था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोकाइनेज का भी प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो सी एक्युमुलेशन है वो इसको इनहिबिट नहीं करवाती, इसको इनहिबिट करवाती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की जो सी है accumulation। उसके बाद फिर आ रहा है एंड इज इनडायरेक्टली स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकोज विया द फॉलोइंग मैकेनिज्म। और ये फिर वही कि इसको स्टिमुलेट करवाने वाला ग्लूकोज है। ऑब्वियसली जिस तरह पहले, ये सारी वही वाली पुरानी बात है जो मैं थोड़ी देर पहले की है, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, ग्लूकोज को हमने सेल से रिमूव करवाना है तो हमें ग्लूकोकाइनेज की जरूरत होगी। इसलिए जब ग्लूकोज इसका स्टिमुलेंट के तौर पे काम कर रहा है, और जो इसका पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो इसको इनहिबिट करवा रहा होगा इसकी सिक्रीशन को। ये इसके अंदर डिफरेंस आ गया एक और। फिर आता है ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन इन द लिवर रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोकाइनेज थ्रू रिवर्सिबल बाइंडिंग। अच्छा, अब ये जिस तरह बात की है कि अब
हेपेटोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट तो होता है। अब हेपेटोसाइट्स के अंदर ग्लूकोकाइनेज जो है वो स्टिमुलेट भी हो रहा है, इनहिबिट भी हो रहा है। अब इसको स्टिमुलेट और इनहिबिट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है, रेगुलेटरी प्रोटीन प्रेजेंट है, उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन जो उनसे ये बाइंडिंग प्रोटीन है, ये ग्लूकोकाइनेज को अपने साथ बाइंड करेगी। जब ग्लूकोकाइनेज की जरूरत होगी ये इसको रिलीज कर देगी, और जब ग्लूकोकाइनेज की इनहिबिशन होगी यानी जब उसकी जरूरत नहीं रहेगी, जब वो इनहिबिट हो जाएगी उसकी सिक्रेशन, तो ये उसको वापस अपने साथ बाइंड कर लेगी ताकि ग्लूकोकाइनेज जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। ये भी कह सकते हैं कि ये उसकी स्टोरिंग फॉर्म है, यानी उसको अंदर अपने पास रखता है। जब उसकी जरूरत होती है तब उसे रिलीज कर देता है, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तब उसे दोबारा से पकड़ लेता है। नेक्स्ट लाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, ये सारी जो दरमियान में एक्सप्लेनेशन थी बस एਵੇਂ की। अच्छा, जी जी। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अ, अभी तक जो है वो हमने सिर्फ एक स्टेप किया है, पहला ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ एक स्टेप किया है, जिसके अंदर ग्लूकोज जो है, यानी कि जो हमने खाना खाया उससे ग्लूकोज आया, वो सेल के अंदर चला गया। अब सेल के अंदर उसने बनना होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये उसकी एक कन्वर्जन का सिंगल स्टेप था, जिसके अंदर अभी तक सारी बात हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने दो चीज़ें की हैं, हेक्सोकाइनेसिस और साथ में किया ग्लूकोकाइनेसिस। दो अलग टाइप ऑफ काइनेसिस। काइनेसिस से मुराद होता है इंजाइम्स जो काम करते हैं, एज जिसके एंड पे लफज लगा होता है वो इंजाइम होता है। ठीक है। तो इनका काम सिर्फ यही है, इन दोनों का काम क्या है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। तो डिफरेंस की समरी मैं आपको एक दो मिनट के अंदर बता देता हूँ, ताकि फिर हम आपको क्लियर हो जाए। हेक्सोकाइनेज तमाम के तमाम सेल पे काम कर सकता है, लिवर से लेके आपके ब्लड सेल, आपके जो मसल सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, जो भी सेल्स हैं, तमाम के तमाम के ऊपर हेक्सोकाइनेज काम कर सकता है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है वो तीन तरह के सेल पे काम करेगा, दो तरह के बेसिकली, लिवर के पैरेनकाइमा सेल और पेंक्रियाज के बीटा सेल्स। ठीक है। हेक्सोकाइनेज तमाम सेल्स पे काम कर सकता है, ग्लूकोकाइनेज जो है वो पैरेनकाइमा सेल्स ऑफ लिवर और पेंक्रियाज के बीटा सेल्स इनके पे काम करता है। तो इस हिसाब से उसके फंक्शन है। लिवर के पैरेनकाइमा सेल में वो क्या करता है, ग्लूकोज की मैनेजमेंट करता है। कैसे कि आपको पता है कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज की एक स्टोरेज फॉर्म होती है, कि जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो बन जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है। तो वो ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में स्टोर होना होता है। तो यानी कि जब आप एक्सेस ग्लूकोज खा लेते हो तो वो बॉडी कहाँ पे उसको स्टोर करती है, लिवर सेल में। तो इसी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया, कि जब खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा आ गया है तो ग्लूकोकाइनेज काम करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। उसके लिए भी ये आपने ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करनी है तो भी ये पहला स्टेप लाजमी है। आपने ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है टू ग्लाइकोजन ताकि वो स्टोर हो जाए तो भी पहला स्टेप, उसकी जो 6 फॉस्फेट फॉर्म बनाना है वो लाजमी होता है। तो इसलिए लिवर के अंदर ये काम हो रहा है ग्लूकोकाइनेज वाला। और बीटा सेल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इंसुलिन, क्योंकि बीटा सेल ने रिलीज करनी होती है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन एक चाबी होती है, ये हर सेल के पास जाएगी और उसको जाके लॉक ओपन करेगी एक किस्म से, तब जाके ग्लूकोज उस सेल के अंदर इंटर हो सकता है और उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है। ठीक है। अगर ये नहीं होते इंसुलिन तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल ओपन अप ही नहीं होता, ग्लूकोज सेल में जाता नहीं, जिसकी वजह से ग्लूकोज है वो खून में रहता है, मतलब मसल्स में नहीं जाएगा, किसी सेल के अंदर नहीं जाएगा, सर्कुलेशन में रहेगा, जिसको आप बीमारी का नाम देते हो शुगर की बीमारी या डायबिटीज। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। इसके बाद जो है हेक्सोकाइनेसिस कहता है कि वर्क ऑन ऑल हेक्सोसिस, जितने हेक्सोसिस हैं आपके, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, जो भी है वो सारों पे काम करता है। जबकि ग्लूकोकाइनेज इज स्पेसिफिक टू ग्लूकोज, ये सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर काम करता है मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद हेक्सोकाइनेज के अंदर आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कंट्रोल इट बाय नेगेटिव फीडबैक। जो हेक्सोकाइनेज है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स के अंदर हो रहा है, मसल सेल हैं, उसके अलावा आपके ब्लड सेल्स हैं जिनको एनर्जी चाहिए, तो उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये उसको कंट्रोल कर रहा है, वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस को, इसको हेक्सोकाइनेज की प्रोडक्शन को रोक देगा, इसकी वर्किंग को कम कर देगा। ग्लूकोकाइनेज जो है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये काम नहीं करता, उसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये काम करता है, वो इससे नेक्स्ट स्टेप में बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद बनता है वो। तो हेक्सोकाइनेज इज कंट्रोल्ड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वाइज ग्लूकोकाइनेज कंट्रोल्ड बाय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आगे आ जाता है केएम। तो जो हेक्सोकाइनेज है इसकी हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज है। हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज का मतलब क्या है कि अगर थोड़ा सा भी ग्लूकोज पड़ा है तो ये उसको पकड़ लेगा और उसको इस्तेमाल कर लेगा। एज यू नो कि हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो अगर आपकी बॉडी में थोड़ा ग्लूकोज है तो वो क्या करेंगे, तमाम के तमाम सेल क्या करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि हमें मिल जाए। ये इस वजह से बता रहा हूँ कंसेप्ट, ताकि आपको ये याद रहेंगी चीजें। तो इसलिए वो क्या कोशिश करता है, हर सेल
लिवर के अलावा, क्योंकि लिवर तो स्टोर करेगा ना एक्सेस को। अगर कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कम को भी ग्रैब कर सके। तो इसकी जो है वो हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज है, थोड़ा सा भी ग्लूकोज होगा तो ये उसको पकड़ लेगा और उससे एनर्जी हासिल कर लेगा उस सेल में। और दूसरी तरफ जो है वो हाई के एम है, यानी कि लो अफिनिटी फॉर ग्लूकोज। लो अफिनिटी फॉर ग्लूकोज का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर के लिवर का काम क्या है, एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करना। तो ये इस वजह से, ताकि जब तक एक्सेस ना हो ये उसको स्टोर ही ना कर पाए। ठीक है। एक्सेस एक्सेस जब आ जाएगी तो ये अफिनिटी क्योंकि इसकी कम होती है, तो जब इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये उसको बाइंड करने पर मजबूर हो जाएगा, तो ग्लूकोकाइनेज सिर्फ तब उसको बाइंड करता है और स्टोरेज की तरफ ले जाता है। लास्ट जो पॉइंट था वो लो वी मैक्स है। वी मैक्स है कि द स्पीड ऑफ कन्वर्जन। जो हेक्सोकाइनेजेस है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स के अंदर होते हैं, बाकी सेल्स के अंदर, तो ये जो है ये कंट्रोल होता है और ये बहुत ज्यादा ओवर द नीड नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है कि जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही रखेगा, बाकी ग्लूकोज उसको चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, वो स्टोर कर रहा है। तो इसके लिए तो सिंपल ये है। दूसरी तरफ जो है वो हाई वी मैक्स है। क्यों? क्योंकि उसने स्टोर करना है। एक तो सेल ने अपना इस्तेमाल करना है, स्टोर करने के लिए क्या है कि सेल की अपनी जरूरत थोड़ी है, उसने स्टोर भी तो करना है। तो स्टोर उसकी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फॉर द टाइम ऑफ स्टारवेशन, कि वो टाइम जब खाना इंसान नहीं खा रहा उस टाइम के लिए स्टोर करना है। तो इसलिए उसकी वी मैक्स ज्यादा है और वो उसकी जरूरत से ज्यादा, उस स्पेसिफिक लिवर के एक स्पेसिफिक सेल की जरूरत से ज्यादा स्टोर करता है, ज्यादा जो है वो कन्वर्जन करता है, और कन्वर्ट होकर फिर आगे नेक्स्ट स्टेप आते हैं जिसमें वो ग्लाइकोजन बन जाता है। ठीक है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, मैंने लिख लिया, आपको मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा तो ये आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हरीश आप कंटिन्यू कर दो। अच्छा, वही वाली बात कि पहला जो स्टेप था इसका सिंपली दरम्यान में तो सारी एक्सप्लेनेशन थी। पहला स्टेप कौन सा था? वो ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जो दूसरा स्टेप है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन हो रही है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब कन्वर्ट हरीश आई थिंक आपका माइक बंद हो गया है। जी वो मेरे भाई की कॉल आ गई थी। आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब इसका मतलब ये है कि पहला जो स्टेप था हमारे पास ग्लूकोज की सिंपली फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अब सेकंड स्टेप के अंदर सिंपली इसकी आइसोमराइजेशन हो रही है। अब आइसोमराइजेशन का और कन्वर्जन का क्या मतलब है? कन्वर्जन ये कि मतलब कोई एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है। आइसोमराइजेशन यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? क्योंकि हमें पता है आइसोमर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, आइसोसाइम पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि हमने केमिस्ट्री में चीज पढ़ी हुई, आइसोमर्स उनसे होते हैं वो सेम ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, बस उनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है, उसके अंदर जो एटम्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। अब फ्रक्टोज के हमें पता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बस जो उनकी अरेंजमेंट है उन वो चेंज है। किसी के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, किसी के अंदर जो है वो कीटोन्स प्रेजेंट है। तो इसलिए जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंपली जो है वो आइसोमराइज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके अंदर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है फोस्फो हेक्सोज आइसोमरेज। ये एंजाइम जो है इसकी सिंपली कन्वर्जन करवा रहा है, और यही बस इसके अंदर, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है? सबसे पहले था कि ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हुई थी, फिर वो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब जिस तरह ग्लूकोज की हुई थी फॉस्फोराइलेशन, अब फ्रक्टोज की भी फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अब फॉस्फोराइलेशन वही है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन होनी है। तो अगर हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पहले से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो एक और फॉस्फोरस ऐड होने की वजह से ये हमारे पास हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अच्छा, मैंने एटीपी वाली बात पहले नहीं की। एटीपी वाली बात, हाँ शायद मैंने एटीपी वाली बात नहीं की, कि जो यहाँ पे दो एटीपी हमारे पास इस्तेमाल हो गए हैं। अब वो दो एटीपी कैसे इस्तेमाल हुए? जो फॉस्फेट हम कह रहे हैं कि फॉस्फोराइलेशन उनसे हो रही है, फॉस्फोराइलेशन हो कैसे रही है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल कहाँ से रहा है? जो मैंने पहले बात की थी कि पहले जो जो पहला रिएक्शन है प्रेपरेटरी फेज है, जो पहली रिएक्शन है उनके अंदर एटीपी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि हमें एटीपी देनी पड़ रही है, हम एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, हमें उसे एनर्जी लगानी पड़ रही है, हमें ताकत लगानी पड़ रही है। अब एटीपी की हमें पता है कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। जिसके अंदर पहले 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है उसे तो कोई मसला नहीं है, वो अपना एक जो सा फॉस्फेट दे सकता है, अपना एक फॉस्फेट दे देगा एटीपी, तो वो एडीपी बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा।
तो जब पहले हमारे पास ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने था, तब भी हमारे पास एक एटीपी इस्तेमाल हुआ था। फिर यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, और जब फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बन रहा है, यहाँ पे तब भी एक एटीपी इस्तेमाल हो रहा है। एटीपी अपना एक फॉस्फेट इसको देगा, खुद एटीपी बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। आगे इसमें क्या बात लिखी हुई है पीएफ के, अच्छा इस रिएक्शन को, इसके अंदर रिएक्शन नाम लिखा हुआ है एंजाइम का फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो सा है वो इसको रिएक्शन को करवा रहा है, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है। PFK1 is controlled by the available concentration of substrates ATP and fructose 6 phosphate। ओके यहाँ की मतलब सिंपल सी बात है कि ये एंजाइम की जो कंसेंट्रेट, जो इसकी जो इसको कंट्रोल करेगा एंजाइम को, इसकी किस चीज को कंट्रोल कर, यानी कि इसकी जो स्टिमुलेशन को और इसकी इनहिबिशन को जो कंट्रोल करने वाली चीज है, वो सबस्ट्रेट है, एटीपी है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसका सबस्ट्रेट है, और एटीपी जो सा है। दो चीजों पे यानी पे डिपेंड कर रहा है कि कितना एटीपी प्रेजेंट है हमारे पास, कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, और कितना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट है। इन दोनों चीजों की वजह से जो सा ये एंजाइम की रेगुलेशन हो रही है। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट, अब चौथा इसमें रिएक्शन आ रहा है। चौथा रिएक्शन आ रहा है क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। अब ऊपर से सारा सा एक दफा फिर से ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट होने के बाद हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप, इसे सेकंड लास्ट स्टेप भी कह सकते हैं, लास्ट स्टेप भी कह सकते हैं प्रेपरेटरी फेज का। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में जो बात बताई थी कि प्रेपरेटरी फेज की डेफिनेशन याद करते वक्त, जब डेफिनेशन याद करेंगे तो पता चल जाएगा, हमें हिंट मिल जाएगा कि हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है। अब जब हम क्लीवेज करेंगे, क्लीवेज का मतलब क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है एक एक जो सा ब्रेक डाउन हो जाना, दरमियान से टूट जाना, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, फ्रक्टोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, और फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट के अंदर 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है। अगर हम इसे इक्वली डिवाइड करें तो हमारे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे जिनके अंदर 3 कार्बन होंगे और एक फॉस्फेट होगा। यानी कि दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हर स्ट्रक्चर के पास 3 कार्बन होंगे और एक फॉस्फेट होगा। इक्वली डिवाइड हो गया, 2 फॉस्फेट थे, दोनों के पास एक एक फॉस्फेट चला गया। 6 कार्बन थे, दोनों के पास 3 कार्बन चले गए, क्लीवेज हो गई, हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स बन गए। अब ये जो 3 कार्बन और एक फॉस्फेट वाले बने हैं, ये दो हमारे पास बन रहे हैं। एक बन रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P जो सा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है प्रेपरेटरी फेज का। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड नॉट रेगुलेटेड। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, यानी कि अगर फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट है, ये अगर इसकी क्लीवेज हो रही है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, तो इन दोनों की जो सी है, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ दोबारा से एक बार फिर से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट जो है वो भी बन सकता है। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट, आइसोमराइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब प्रेपरेटरी फेज का हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो था वो था G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जिस तरह हमने पहले पढ़ी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, जो एटम्स है वो भी सेम है, उनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंस है। इसी तरह जो मैंने पहले बात बताई है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट जो से वो इक्वली कार्बन और इक्वली जो फॉस्फेट है उनमें डिवाइड हो रहे हैं। अब दोनों जो से हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इन दोनों के अंदर कार्बन और फॉस्फेट सेम ही है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, तो फिर हमारा सेल जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हमारे पास जो है वो दो G3P बन जाए। अब ये जो दो G3P है ये आगे जाके पे ऑफ फेज में एंटर होंगे। नेक्स्ट लाइन। अब प्रेपरेटरी फेज यहाँ पे खत्म हो गया, आगे जो है एनर्जी जनरेटिंग फेज स्टार्ट हो रहा है। एनर्जी जनरेटिंग फेज यानी कि पे ऑफ फेज, जहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सबसे पहला काम जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है?
ऑक्सीडेशन का मतलब है कि या तो अपना हाइड्रोजन लूज कर रही है या पे अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, द कन्वर लॉस ऑफ हाइड्रोजन. The conversion of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bis-phosphoglycerate by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase is the first oxidation reduction reaction of glycolysis. यहाँ पे एंजाइम है हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे. अच्छा, बस है. सैफ भाई ये कह रहे हैं कि आज के लिए बहुत है. और नहीं है। ये इन्होंने तो कहना है। कहाँ तक जाना है हमारा ग्लाइकोलाइसिस? ये हाँ भी बस जा रहा है ये। ग्लाइकोलाइसिस ही है, इसके आगे तो कोई है ही नहीं. क्रेब्स साइकिल वगैरह टीसी वगैरह नहीं मैंने करवाना, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस है आप लोगों को. क्यों ग्लाइकोलाइसिस आप लोग कहते हैं कि वो समझ नहीं आई आप लोगों को. एक मिनट रुको। यहाँ पे 6 नंबर स्टेप पे, हाँ जी. है ना? हाँ जी. 6। अच्छा, ये आ गया उसके बाद। ये भी बीच में। ये भी है. अच्छा, ये। भी है, ये भी है. अच्छा। बस इससे पहले तक था. नहीं, इससे पहले तक था. फेट्स ऑफ पायरुवेट से पहले पहले तक है. जहाँ पे पायरुवेट बन रहा है, जहाँ पे पायरुवेट बन रहा है वहां पे हमारी जो सी ग्लाइकोलाइसिस है वो कंप्लीट हो गई है इससे पहले. 33। सो वी आर लेफ्ट विद 9 स्लाइड्स, आई थिंक वी शुड डू, ताकि इसी एक लेक्चर में हमारा पूरा हो जाए। वरना वो ना हाँ जी. पार्ट्स में रिकॉर्डिंग्स बहुत बुरी लगती हम्म. और है। अब फिर समझ वही लो बात है कि जब मतलब। भी बात समझ में आ गई है वो बाद में कल समझाना शुरू करेंगे तो पुरानी बातें जो सी वो रिकॉल करवानी पड़ेंगी. हाँ, डेफिनेट है। तो ये बस एक स्लाइड्स हैं, तो आप स्टार्ट करें। अच्छा. ये देखो कन्वर्जन हो रही है बस, crystal. कुछ क्रैब साइकिल भी करा रहे हैं, लेकिन क्रैब की स्पेलिंग गलत है, जिसने कहा है कि क्रैब साइकिल भी करा दें। आप तो कंटिन्यू करो। इसलिए उसने कहा है, उसे स्पेलिंग भी नहीं आती. अच्छा, सॉरी. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. अब ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. अब यहाँ से आप लोगों ने ये हिंट याद रख लेना है इसको आगे रट्टा मारने का. जैसे हमने पहले किया था कि हमारे पास फॉस्फेट, हमने जिस तरह किया था ग्लूकोज 6-phosphate था. ग्लूकोज यानी कि फ्रक्टोज 6-phosphate पे आ जाओ. फ्रक्टोज 6-phosphate होने के बाद हमने उसको बिस-phosphate में कन्वर्ट कर दिया. एक एटीपी आया, एटीपी ने अपना जो सा एक फॉस्फेट डोनेट किया और उसे बिस में कर दिया, यानी कि 2 हमारे पास फॉस्फेट हो गए. यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के अंदर G3P के अंदर हमारे पास एक फॉस्फेट पहले से प्रेजेंट है. अब हमने इसे बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करना है. एक एटीपी आएगा, एटीपी आके अपना जो सा है वो इसे देगा. अच्छा सॉरी, इसके अंदर जो सा है, ठीक है. हाँ, द कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate जो G3P है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में. उसके बाद बिकॉज देयर इज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ NAD प्लस इन द सेल, the NADH formed by this reaction must be reoxidized to NAD plus for the glycolysis to continue. अच्छा, अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि अपना हाइड्रोजन जो है वो लूज कर रहा है. अब ये इसकी जो बिस्फोस्फेट में कन्वर्जन की वजह से अपना ये हाइड्रोजन जो लूज कर रहा है, सेल के अंदर जो NAD पॉजिटिव प्रेजेंट है, वो NAD पॉजिटिव जो है वो वो उसको हाइड्रोजन को ग्रैब करेंगे और खुद बन जाएंगे NADH. By this reaction must be reoxidized to NAD process for glycolysis to continue. अब ये जो NADH है, ये NADH बन गया, लेकिन इस NADH का भी आगे काम है. ये NADH ने आगे जाके अपना हाइड्रोजन उनसे एक बार फिर से डोनेट करना है ताकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चले. यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. एक चीज अगर आ रही है, इसने ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर आके NAD पॉजिटिव ने हाइड्रोजन को लिया, उसने NADH बना लिया. उसके बाद फिर जब जरूरत पड़ेगी सेल को तो ये अपना हाइड्रोजन जो है वो लूज कर देगा और फिर से NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि NAD प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल के अंदर NAD प्लस की फॉर्म में ही ये प्रेजेंट रहेगा. टू मेजर मैकेनिज्म्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग NADH आर. अब NADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए दो मैकेनिज्म है. NADH लिंक्ड कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, एनारोबिक और ऑक्सीडेशन. अब जैसे ऊपर पहले कहा है कि NADH पहले NAD पॉजिटिव से NADH तो बन गया. अब NADH से NAD पॉजिटिव दोबारा से कैसे बन रहा है, वो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं कि जब पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन पूरा हो गया, पायरुवेट बन गया. ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि NADH की ऑक्सीडाइजेशन जो है वो कैसे हो रही होती है जब एनारोबिक कंडीशंस होती हैं. एनारोबिक कंडीशंस ये, फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फटीग की हालत में होते हैं, यानी कि आपको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है.
आप बहुत एक्सेसिव जो सी है वो एक्सरसाइज कर रहे हो आप, या फिर कोई बहुत हेक्टिक काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेंटिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा सांस आपको लेने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आपका जो है वो सेल्स है वो वक्ती तौर पर एनारोबिक रिस्पायरेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। उस वक्त जो है लैक्टिक एसिड की प्रोडक्ट पायरुवेट से लैक्टेट बनने के लिए जो उसे हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है वो NADH ही प्रोवाइड करता है। यानी पे एक इसका रिएक्शन ये हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है इसकी। फिर दूसरा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH विया द रिस्पिरेटरी चेन। अब ये वाला भी सारा एफएससी में पढ़ा हुआ है कि रिस्पिरेटरी चेन के अंदर जब हमारे पास आखिर में आके वाटर बन रहा होता है, ऑक्सीजन बन रहा होता है, तो उसके अंदर दरमियान दरमियान में हमें जो कोएंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ हमें हाइड्रोजन की भी जरूरत होती है, क्योंकि लास्ट में आके हमने वाटर बनाना होता है, तो हमें हाइड्रोजन की जो उस वाटर में हमें जो हाइड्रोजन की जरूरत होती है, वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, वो NADH प्रोवाइड करता है। अब इस बात का जो ये बात एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इसका बात बताने का मकसद यही है कि Na पॉजिटिव से अगर NADH बन रहा है, तो वो NADH जो है वो बिला वजह नहीं बन रहा। NADH वो तब भी काम आएगा जब आपके सेल को एक्सेसिव एनर्जी की जरूरत होगी, जब लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही होगी। NADH तब भी काम आएगा जब रिस्पायरेटरी चेन में हमने वाटर की प्रोडक्शन करनी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब सिंथेसिस ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये उसी का पार्ट है अगला। The oxidation of the aldehyde group of glyceraldehyde 3-phosphate to carboxyl group is coupled to the attachment of Pi to the carboxyl group. अब हमारे पास ऑब्वियसली पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था, उसके अंदर एक जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है आके अटैच हुआ है, तो वो हमारे पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। The high energy phosphate group at the carbon 1 of 1,3-BPG conserves much of the free energy produced by the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate. अब ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट जो 1,3-BPG के अंदर प्रेजेंट है, ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ दिस हाई एनर्जी फॉस्फेट ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब ये एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? अब ये एनर्जी यहाँ पे हमने यानी कि एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट इसको दिया, G3P को दिया था, G3P से वो बन गया 1,3-BPG, और ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। अब ये एनर्जी आगे लेके जाएगा अगले इस ग्लाइकोलाइसिस में, अगले रिएक्शन में जाके ये एनर्जी जो है ये इस्तेमाल होगी, और ये एनर्जी इस्तेमाल होके हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। Synthesis of 2,3-bisphosphoglycerate in red blood cells. Some of the 1,3-BPG is converted to 2,3-BPG by the action of bisphosphoglycerate mutase. Sigma 2,3-BPG, which is found in only trace amounts in most cells, is present at high concentration in red blood cells. अब यहाँ पे ये भी एक एक्स्ट्रा बात है, लेकिन एक्स्ट्रा बात मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है। एक्स्ट्रा बात मतलब ये कि ग्लाइकोलाइसिस से हटके एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा होता है वो होता है 1,3-BPG। अब उन्होंने कहा है एक फॉर्म तो इसकी है 1,3-BPG, एक और इसकी फॉर्म होती है 2,3-BPG। 2,3-BPG मोस्टली सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, अगर प्रेजेंट होती भी है तो ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट है। ट्रेस अमाउंट्स यानी कि ट्रेस अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसका न्यूमेरिक वैल्यू भी नहीं होती, यानी कि इतनी कम है कि हम उसको नंबर्स में भी नहीं लिख सकते, यानी कि 0.00000 ऐसे करके कोई वैल्यूज होती है, उसे ट्रेस अमाउंट में कहते हैं। उसके बाद लेकिन ये एक सेल्स, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स है जिसके अंदर 2 BP3 की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो स्पेसिफिक सेल है ये रेड ब्लड सेल्स है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन से सेल है जिसमें 2,3-BPG प्रेजेंट होता है, 1,3-BPG प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में 2,3-BPG प्रेजेंट होता है। और वहां पे क्यों प्रेजेंट होता है? ये ऑक्सीजन डिलीवरी को इंक्रीज कर देता है। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की कैपेबिलिटी है रेड ब्लड सेल का, मेन क्या इसका काम होता है? ऑक्सीजन को ये कैरी करते हैं। ऑक्सीजन की डिलीवरी का जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन को यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस है, 2,3-BPG के जरिए वो जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए रेड ब्लड सेल्स के अंदर स्पेसिफिकली ये जो मॉलिक्यूल है ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। 2,3-BPG is hydrolyzed by a phosphate to 3-phosphoglycerate, which is also an intermediate in glycolysis. अब जो 2,3-BPG है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा 3PG में, 3-phosphoglycerate। हाँ जी, अगली स्लाइड में ही है, अगली स्लाइड में आ रहा है पॉइंट। अब 3-phosphoglycerate जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। When 1,3-BPG is converted to 3-phosphoglycerate, the high energy phosphate group 1,3-bisphosphoglycerate is used to synthesize ATP from ADP.
अब जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फेट आयन जो है ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो 1,3 बीस फॉस्फेट बीपीजी के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट है, उसने बहुत ज्यादा एनर्जी अपने साथ स्टोर की हुई है, और वो जो एनर्जी स्टोर की हुई है उसने बिना वजह स्टोर नहीं की हुई। इस सेक्शन में आके पीछे पड़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस के नेक्स्ट सेक्शन में वो ये वाला रिएक्शन है कि जहाँ पे 1,3 बीपीजी 3 पीजी में कन्वर्ट हो रहा है, ये अपना एक फॉस्फेट जो सा ये रिलीज कर देगा। अब ये जो सा ये पहला काम हुआ है। इससे पहले जितने भी हुए हैं, उससे पहले जो उनसे थे वो ये था कि एटीपी आके अपना फॉस्फेट दे रहा था और एडीपी बन रहा था। ये पहला यहाँ पे स्टेप है जहाँ पे एडीपी आ रहा है, एडीपी आके अपना फॉस्फेट ले रहा है और फॉस्फेट लेके वो एटीपी बना रहा है, यानी कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है। उसके बाद दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज व्हिच अनलाइक मोस्ट अदर काइनेजेस इज फिजियोलॉजिकली रिवर्सिबल। अब तक हमने कितने काइनेजेस पढ़ लिए हैं? ऊपर हमने पढ़ा है हेक्सोकाइनेज और पढ़ा है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। वो दो काइनेजेस पढ़े हैं, उन दो काइनेज के जो भी रिएक्शन थे वो रिएक्शन थे इरिवर्सिबल। लेकिन ये एक अभी इस पूरे रिएक्शन के अंदर, इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ये एक वाहिद काइनेज है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इसका नाम सही तरीके से याद करके इस पॉइंट पे याद करना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि फॉस्फो कौन सा ऐसा काइनेज है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एक वाहिद रिएक्शन है, वाहिद काइनेज है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। Because two molecules of 1,3-BPG are formed from each glucose molecule, this kinase reaction replaces the two ATP molecules consumed by the We have only earlier form। 2.5 minutes। जी, सिर्फ 2.5 मिनट है, देख लो उसमें कितना कर सकते हो। अच्छा फिर बस जल्दी जल्दी फिर करते हैं। अच्छा, 1,3-बीपीजी जो सा है वो कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें पता है कि हमारे पास पहले जो से थे वो दो आए थे हमारे पास G3P, दो G3P आए थे। इसका मतलब अब हमने हमारे पास जो प्रेपरेटरी फेज में हमारे पास दो G3P मिल रहे थे, उसके बाद जो दो G3P अगर हमारे पास आए तो इसका मतलब हमारे पास दो 1,3-बीपीजी आए, दो 1,3-बीपीजी आए। अब एक 1,3-बीपीजी से हमें एक एटीपी मिल रहा है, तो दो 1,3-बीपीजी से हमें दो एटीपी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्टेप के बाद हमारे पास दो एटीपी जो है वो जनरेट हो गए हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन व्हिच द एनर्जी नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट रादर देन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की एग्जांपल है जिसके जरिए इससे हमें ये पता चलता है कि हाई एनर्जी फॉस्फेट हमें एनर्जी कैसे मिल रही है, हमें एनर्जी सबस्ट्रेट से ही मिल रही है। सबस्ट्रेट हम इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे रिएक्शन जो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट लाइन। The shift of the phosphate group from carbon 3 to carbon 2 of the phosphate phosphoglycerate में phosphorylated म्यूटेज। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एंजाइम आ रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये सिंपली जो सा है फॉस्फेट ग्रुप को 3 कार्बन से 2 कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, यानी पहले हमारे पास 3 पीजी था, यहाँ पे हमारे पास 2 पीजी बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब डिहाइड्रेशन हो रही है 2 फॉस्फोग्लिसरेट की, 3 पीजी से 2 पीजी बना, 2 पीजी की डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाना, यानी कि H2O का लॉस होना। द डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट बाय एनोलेज, एनोलेज जो सा एंजाइम है, redistributes the energy within the 2 phosphoglycerate molecule, resulting in the formation of phosphoenol pyruvate PEP, which contains a high energy enol phosphate। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है एनोलेज एंजाइम इस पे काम कर रहा है, एनोलेज एंजाइम इस पे आके एक्ट करेगा और ये सब पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल डिस्पाइट द हाई एनर्जी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बन रहा है पीईपी, ये